Hi everybody, so today we are going to do chapter number 2 of class 6th NCERT Diversity and Discrimination. पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जो चीज़ें हैं हम एक दूसरे से कितना डिफरेंट है, राइट। वी स्टार्टेड अबाउट दैट। हमारा ड्रेस, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, गाने, फेस्टिवल्स, कास्ट, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के थ्रू। फिर हमने चैप्टर 1 में 2 स्टोरी देखी थी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, एक लद्दाख की और एक केरला की, जहाँ पे हर एक जगह की अपनी खुद की एक अलग डाइवर्सिटी थी। उस वजह से वहाँ के लोगों का कल्चर अलग था, रहने का तरीका अलग था, फेस्टिवल्स अलग थे, ठीक है। अब डाइवर्सिटी डिफरेंसेस तो हो गए, लेकिन इन डिफरेंसेस के साथ आता क्या है? इन डिफरेंसेस के साथ फ्री में आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव, क्लियरली एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बिहेव ना करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये समझना कि मैं तो बेटर हूँ, मैं जो इस पर्टिकुलर तरीके से ये पर्टिकुलर काम करता हूँ, आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सो ये सोचना। और जो सामने वाला इंसान है वो अगर कुछ अलग तरीके से करता है, वो सेम फेस्टिवल फॉलो नहीं करता, सेम रिलीजन फॉलो नहीं करता, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उसे चिढ़ाना, उस पे हंसना, या उसे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट ना बनाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर कि किस तरीके से ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हमारी सोसाइटी में होते हैं और ये इनइक्वालिटी के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। अब इस चैप्टर के अंदर एक कोशिश जो हमारी ये रहेगी वो ये है कि हम सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन करते चलें। लाइन बाय लाइन से मेरा मतलब है कि कुछ भी टॉपिक ना छोड़ें, लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगेन हम क्रक्स बनाने की कोशिश करेंगे, पूरा सारा समरी निकाल लेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, पर समाव हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट्स इतने सारे होते हैं, देन आई हैव टू एक्सप्लेन दैट, तो हो जाता है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है, 6th क्लास की है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो इवेंचुअली हो जाएगा। चलो, नाउ वी विल सी अबाउट द डिफरेंस इन प्रेजुडाइज। अलग अलग चीजें एंड प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है ये समझना कि मैं किसी से बेटर हूँ, ठीक है, अगर कोई मुझसे अलग है वो भाड़ में जाए, मतलब उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है। ये एक नेगेटिव फीलिंग हमेशा अपने अंदर रखना कि ये जो पर्टिकुलर तरीके के लोग होते हैं ना, ये जो फलाने ठिकाने होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये वैसे होते हैं, ठीक है। ये मानना कि मैं बेस्ट हूँ और बाकी सब बेकार है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी नीचे दिया गया है, तब आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सी, अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स पाए जाते हैं और हर सिंगल वन ऑफ देम हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ऑल्सो। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस that are people's mother tongue. 1600 लैंग्वेजेस हैं और ये लोगों की मदर टंग्स हैं, और अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म है, 100 ऑफ डांस फॉर्म्स आर देयर। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है इसे हमेशा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि कई बार कुछ लोग जो हमसे अलग दिखते हैं, हमसे अलग बात करते हैं, हमसे अलग उनका पहनावा होता है, उनको देख के हमें सिक्योर फील नहीं होता। और वो लोग जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह उनके कपड़े होते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, उनके साथ हमें बहुत सेफ एंड सिक्योर फील होता है। ऑब्वियस सी बात है, सी अगर आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे सब लोग हिंदी नहीं बोलते, आप उनके साथ उतने उस लेवल पे कनेक्ट नहीं करोगे। और वहीं पे आपको कोई मिल जाए जो हिंदी बोलता है, आप हिंदी बोलते हो, वो भी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से, जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप हो, आप कनेक्टेड फील करोगे, उसके साथ आपको सेफ फील होगा। लेकिन क्या इस सेफ्टी का, इस सिक्योरिटी का, इस कनेक्शन का मतलब ये है कि वो जो लोग आपके जैसे नहीं दिखते, जो आपकी तरह नहीं हैं, आप उनको किसी बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दो, या ये समझो ये लोग तो बेकार हैं, स्टिंगी हैं, उनके बारे में नेगेटिवली सोचना शुरू कर दो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दो, उन्हें पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना करो? नहीं ना। माना कि कभी कभी जब हम जिन लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग होते हैं, उसके साथ हमें स्ट्रेंज या अनफेमिलियर फील हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ सर्टेन ओपिनियन और एटीट्यूड बना के बैठ जाएं, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे नीचे, रूरल इंडिया की लाइफ के बारे में और अर्बन इंडिया की लाइफ के बारे में, ताकि आप पता कर पाओ कि किस तरीके के हमारे अंदर स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइजेस बने हुए हैं। सी दिस वन, देखो क्या माना जाता है ऑन रूरल पीपल। More than 50% of Indians live in villages. 50% से ज्यादा इंडियंस विलेजेस में रहते हैं।
विलेजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर हेल्थ, या गांव वालों को अपनी हेल्थ के बारे में कोई परवाह नहीं है, वो बस सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। या पीपल जो विलेजेस में रहते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थिंकिंग होती है, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। जब हार्वेस्ट सीजन आ जाता है, प्लांटेशन सीजन आ जाता है, तो जो परिवार होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, वो 12 से 14 घंटे खेतों पे काम करती हैं। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। विलेजर्स को अपना घर छोड़ करके सिटीज में जाना पड़ता है काम की तलाश में। और अर्बन पीपल पे भी बहुत सारे प्रेजुडाइजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सिटी की जो जिंदगी है वो तो बहुत आसान है, तो यहाँ के लोग तो भाई ऐसे स्पॉइल्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल और लेजी हो जाते हैं। या सिटीज में जो फैमिलीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हैं। या सिटीज में लोगों को सिर्फ पैसे की पड़ी हुई है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। या सिटी में रहना तो बहुत ज्यादा महंगा है, और यहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उनका अर्निंग का आधे से ज्यादा हिस्सा तो उनके रेंट और ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। या फिर सिटी के लोगों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा ही करप्ट और कनिंग रहेंगे, ठीक है, हमेशा ही चालू रहेंगे, मतलब आई मीन टू से हमेशा ही चालाक रहेंगे, ठीक है। अब आप हमेशा किसी के बारे में बुरा ही सोच रहे हो, आपने सोचा ही नहीं कि विलेज के कई लोग हो सकते हैं जिनमें सुपरस्टिशन नहीं होगा भाई। कई लोग हैं जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छी लगती होगी, कई लोग हैं जो अपनी हेल्थ के बारे में केयर करते होंगे। अर्बन एरिया में भी कई लोग हैं जो लेजी नहीं है, सबकी जिंदगी इजी नहीं है। कई लोग हैं जो लोगों के बारे में केयर करते हैं, कई लोग हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं सोच रहे हो किसी के बारे में, आपने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा ही नहीं, दैट मीन्स आपने अपने अंदर एक प्रेजुडिशियल बिलीफ बना के रख लिया है अबाउट द पर्टिकुलर कम्युनिटी, अबाउट द पर्टिकुलर पीपल। सी, इनमें से कई स्टेटमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे विलेजर्स क्या हैं, इग्नोरेंट हैं, सुपरस्टिशियस हैं। या जो लोग सिटीज में रहते हैं वो मनी माइंडेड हैं, लेजी हैं, कनिंग हैं। जब हमारे ओपिनियन किसी सर्टेन इंसान के बारे में हमेशा ही नेगेटिव होते हैं, उनको लेजी देखना, आलसी देखना, कनिंग देखना, चालाक देखना, स्टिंगी देखना, स्टिंगी मतलब कंजूस देखना, as some of these statements then these becomes prejudices and we carry about them। ये वो prejudices बन जाते हैं जो हम दूसरों के बारे में कैरी कर रहे होते हैं। फिर prejudices का मतलब क्या होता है, देखो, prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। दूसरों को जज करना नेगेटिवली, उनके बारे में हमेशा ही एक नेगेटिव सोच रखना और ये देखना कि वो तो हमसे नीचे हैं, हम ज्यादा अच्छे हैं, हमें सब आता है, मैं ज्यादा अच्छा हूँ, लाइक मेरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा अच्छे हैं, मेरे रिलीजन के लोग अच्छे हैं, मेरी कास्ट के लोग अच्छे हैं, और ये लोग तो बहुत बुरे हैं। एक पर्टिकुलर हिंदू किसी मुस्लिम के बारे में, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, या मुस्लिम हिंदू के बारे में, ये लोग तो बहुत बुरे हैं, और सारे बुरे हैं, ये नहीं कि एक बुरा दो बुरे, नहीं, सारे बुरे हैं, ठीक है। When we think that only one particular way is best, जब हम ये सोचते हैं कि एक ही पर्टिकुलर तरीका अच्छा है, एक ही पर्टिकुलर तरीका सही है काम को करने का, तब हम दूसरे इंसान को जो हमसे अलग तरीके से काम करता है या उस पर्टिकुलर वे में नहीं काम करता, तब उसे हम रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। We start to disrespect them who may prefer to do things differently, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लेना कि नहीं, इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, जिसे इंग्लिश आती है वही सबसे समझदार है, उसी को सब कुछ पता है, उसको सब आता है। जैसे हिंदी आती है उसे तो कुछ नहीं आता, जैसे मराठी आती है उसे तो कुछ नहीं आता, जैसे इंग्लिश आती है ना वो बहुत पढ़ा लिखा है, और जैसे इंग्लिश नहीं आती वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लोगों को जज कर रहे हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस को बोलते हैं उनको नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे इवेंचुअली, ठीक है। We can be prejudiced about many things, people's religious beliefs, उनका, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रेजुडाइशियल हो सकते हैं, प्रेजुडाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। हम सोच सकते हैं कि उनका रिलीजन अच्छा नहीं है, उनका दूसरा रिलीजन है तो उसके बारे में, उनका स्किन का कलर अलग है तो उसके बारे में, वो किसी स्पेसिफिक रीजन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी टॉक्स नॉनसेंस अबाउट बिहार, राइट, बट क्या एवरी पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम बिहार इज एग्जैक्टली द सेम वे? हर इंसान जो बिहार से वो वैसा तो नहीं है ना। यूपी के बारे में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स, हर इंसान जो यूपी से आता है वो वैसा तो नहीं है। अगर हम ये मान के बैठे हैं कि ये जो वहां के लोग होते हैं ना ये तो ऐसे ही होते हैं, दैट इज प्रेजुडाइज, ठीक है। The accent they speak, the colors they wear, इन सब चीजों के ऊपर there are many prejudicial beliefs। और हम कई बार हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम दूसरों के साथ जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहते, और ऑफन टाइम हम उन्हें हर्ट कर देते हैं। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, अच्छा स्टीरियोटाइप्स आते कहाँ से हैं?
हम जब पैदा होते तब तो हमें नहीं पता होता ना कि ऐसा कुछ होता है। इवेंचुअली जब हम बड़े होते हैं, हम सोसाइटी का एक हिस्सा बनते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा दिस इज हाउ द पर्टिकुलर थिंग इज, दिस इज हाउ द पर्टिकुलर पीपल आर, है ना। तो हमें पता है जेंडर डिफरेंसेस के बारे में भी। यहाँ पे भी उन्होंने काफी सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जो कि यू कैन सी दे आर वेल बिहेव्ड। ऑफन किसके बारे में माना जाता है वेल बिहेव्ड? गर्ल्स के बारे में। बट क्या बॉयज वेल बिहेव नहीं हो सकते? सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल लड़के नहीं हो सकते? फिजिकली स्ट्रांग लड़कियां नहीं हो सकती? नॉटी लड़कियां नहीं हो सकती? जरूरी है लड़के ही हो? good at dance and painting, boys can also be that. Don't cry, who does not cry? Everybody cries, everybody should cry, right? It is just merely expressing their emotions. They are rowdy, nobody should be rowdy to be very honest, but girls can be rowdy also na. गुड एट स्पोर्ट लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। गुड एट कुकिंग लड़के भी हो सकते हैं। इमोशनल, every human being should be emotional. Emotions are a part of the life that you have, right? It is a part of nature. It's very natural. लड़कों को शुरू से क्या बोला जाता है? डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। बट इज इट एक्चुअली अ साइन ऑफ वीकनेस? और हम ये क्या कर रहे हैं ऐसी बातें बोल के? स्टीरियोटाइप्स को क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फिजिकली चैलेंज बच्चों के, जिन्हें पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, बट नाउ दे आर कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पे भी is a mind okay, you look so different, etc etc। NCERT question पूछती है which I really like personally, that do you think this one, do you think children with special needs should be a part of regular school or study in a separate school? Give reasons for your answer। कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, क्या उनको रेगुलर स्कूल का पार्ट होना चाहिए या सेपरेट स्कूल का? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक, एंड यू ऑल शुड like really think about it। See, we fit all boys and all girls into an image that society creates around us। वही स्टीरियोटाइप वाली बात यहाँ पे आगे दोबारा से है ना। सारे लड़कों को, सारी लड़कियों को हम उसी इमेज में फिट कर देंगे जो हमें सोसाइटी ने बना करके दी है। सोचना नहीं है, बस उसी इमेज में डाल देना कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, फलाने कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, ढिकाने कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, फलाने रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, ढिकाना रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। वो जो वहां से आते हैं ना वो तो वैसे ही होते हैं, ये जो यहाँ से आते हैं ना ये तो ऐसे ही होते हैं। ऑल दीज थिंग्स, When we fix people into one image, we create a stereotype। जब हम लोगों को एक ही इमेज में डाल देते हैं तब हम क्रिएट कर लेते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। When people say, जब लोग ये कहते हैं कि ये जो लोग इस पर्टिकुलर कंट्री से आते हैं, देश से आते हैं, इंडियंस ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी वैसे होते हैं, रिलीजन से आते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्स से आते हैं, पर्टिकुलर रेस से आते हैं, या पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, ये तो स्टिंगी हैं, कंजूस हैं, लेजी हैं, है ना, आलसी हैं, क्रिमिनल्स हैं, बुद्धू हैं। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं, क्योंकि कंजूस लोग, क्रिमिनल लोग, लेजी लोग, डम लोग हर जगह पाए जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से जनरस लोग, अच्छे लोग भी हर जगह पाए जाते हैं। हर कंट्री में आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, हर रिलीजन में आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, हर ग्रुप में आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। भले ही वो रिच हो, भले ही वो पुअर हो, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो, फलाना कास्ट से हो, ढिकाना कास्ट से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, हर जगह हर तरीके के लोग मिलते हैं। अब ये मान के बैठ जाना कि ये पर्टिकुलर लोग ही ऐसे हैं, बाकी सब तो वैसे होते हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ स्टीरियोटाइप। एंड जस्ट बिकॉज कुछ लोग आपकी तरह नहीं दिखते, कुछ लोग आपकी तरह नहीं बात करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सोचने लग जाओ और ये मान के बैठ जाओ कि ये सारे तो ऐसे ही होते हैं। दैट इज रॉन्ग, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्योंकि हमें रोकते हैं किसी एक इंसान को एक इंसान की तरह देखने से। हम उसे इंसान की तरह देखते ही नहीं है, उसकी क्वालिटीज देखते ही नहीं है, उसके स्किल्स देखते ही नहीं है। हम उसे पता नहीं जो हमारे ब्रेन में ऊबड़ खाबड़ पूरा पड़ा हुआ है वो सारा, दैट्स व्हाट वी थिंक ऑफ देम, है ना, एंड दैट्स हाउ वी सी देम। अब इसी का, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन के साथ क्या आता है? सीधा सीधा इनइक्वालिटी आती है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के साथ भेदभाव करोगे, आप उसको एक पर्टिकुलर जॉब नहीं करने दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये ऐसा है, आप उसको पर्टिकुलर जगह जाने नहीं दे रहे हो, पर्टिकुलर काम नहीं करने दे रहे हो, पर्टिकुलर लोगों के साथ बैठने नहीं दे रहे हो, तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो? आप उसके साथ इनइक्वालिटी तो कर रहे हो। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes। Discrimination तब होता है जब लोग अपने prejudices पे और अपने stereotypes पे act करने लग जाते हैं। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो, उसको किसी certain activity में part नहीं लेने दे रहे हो, उसको job नहीं करने दे रहे हो पर्टिकुलर तरीके की, उसे एक certain neighborhood में नहीं रहने दे रहे हो, तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, उसे जहां से सब लोगों का पानी आ रहा है, जो सेम वेल है, वहां से पानी नहीं लेने दे रहे हो, उस हैंडपंप से पानी नहीं लेने दे रहे हो, हैं आप उन लोगों को सेम
उस सेम कप में, उस सेम ग्लास में चाय नहीं दे रहे हो. यू मस्ट हैव सीन इट इन योर होम्स एज वेल. द हाउस हेल्प्स दैट आर इन योर होम, जो आते हैं उनके लिए कप एक अलग से रख दिया जाता है, ग्लास अलग से रख दिया जाता है. दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी. डिस्क्रिमिनेशन सेवरल रीजंस की वजह से लिया जा हो सकता है, ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अब जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था समीर 1 एंड समीर 2, वो कितने एक दूसरे से अलग थे, है ना, अलग अलग रिलीजन था उनका, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी था, है ना. But this diversity is also a source of discrimination. See, this is a good line. You can like use it in your answer writing. This one. Where is it? Just a second. Diversity. Yeah, ये वाला. Diversity can also be a source of discrimination. This is a good line. You can use this. है ना. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc. may be discriminated against. है ना, उनके customs को लेके, उनकी practices को लेके ये माने अरे यार ये तो बड़े बेकार लोग हैं, इनकी practices तो बहुत ही बुरी हैं. एक और डिफरेंस क्या देखा था हमने समीर 1 और समीर 2 में. समीर 1 पुअर था, समीर 2 पुअर था, समीर 1 रिच था. ये एक फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी नहीं है. रिच एंड पुअर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, ये याद रखना. रिच एंड पुअर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. जो लोग पुअर होते हैं उनके पास रिसोर्सेज या मनी नहीं होता. दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स. जो गरीब है उनके पास अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के रिसोर्सेज और पैसे नहीं है. जो बेसिक नीड्स है, उनका खाना, कपड़े, रहने की जगह, वो नहीं है, और उन्हें इस वजह से भी हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है उनको, क्योंकि वो पुअर है, उन्हें लोग बैडली ट्रीट करते हैं. और सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ. कई लोगों को दोनों तरीके के एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एक तो पुअर है और वो उन ग्रुप से आते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल या कुछ रिलीजियस ग्रुप या कुछ पर्टिकुलर रीजन, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक या कई ज्यादा वजहों से. अब नीचे वाले पैराग्राफ में हमें पढ़ेंगे अबाउट अ वेरी फेमस इंडियन जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और इसके थ्रू हम एक कास्ट सिस्टम कैसे डिस्क्रिमिनेशन करता है उसके बारे में देखेंगे. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इज अ टॉपिक. ठीक है, लोग डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. कोई पढ़ाता है, कोई कारपेंट्री करता है, कोई पॉटरी करता है, कोई वीविंग करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई फार्मिंग करता है, एटसेट्रा. सब लोग काम करते हैं किस लिए? लाइवलीहुड के लिए, यानी कि अपना रहने सहने के लिए, पैसा कमाने के लिए. ठीक है, जिस तरीके, ताकि वो रह पाए, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो पाए, और जो वटेवर एटसेट्रा, ठीक है, वो सारी चीजें वो फुलफिल कर पाए. लेकिन सर्टेन काइंड ऑफ वर्क की ही वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. कुछ अलग तरीके के काम जैसे क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, बाल काटना हो गया, कूड़ा उठाना हो गया, ऐसे टास्क को बहुत लो वैल्यू वाला देखा जाता है, और ऐसा काम करने वाले लोगों को भी डर्टी और इम्प्योर कंसिडर किया जाता है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. ये जो बिलीव है, ये कास्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कास्ट सिस्टम में जो कम्युनिटीज थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, उनको एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ लैडर में प्लेस कर दिया गया था. ठीक है, एक सीढ़ी सी बना दी गई थी और इसमें लोगों को प्लेस अप कर दिया गया था. जो अपने आप को टॉप ऑफ दिस लैडर पे कंसिडर करते थे उन्हें कहा जाता था अपर कास्ट, और जो इस लैडर में नीचे आते थे उन्हें कहा जाता था लोअर कास्ट. ठीक, सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen unworthy and untouchable. और वो लोग जिन्हें इस लैडर के सबसे नीचे रखा गया था उन्हें कंसिडर किया जाता था unworthy and untouchable, जिन्हें छू नहीं सकते. ठीक है, अछूत कहा जाता था. ये जो कास्ट रूल्स सेट करे थे ना, इसमें जो सो कॉल्ड अनटचेबल लोग होते थे, इनको अलाउ नहीं था कि वो कोई और काम कर लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको कूड़ा उठाने के लिए ही फोर्स किया जाता था, मतलब इनका काम बेसिकली यही था कि ये कूड़ा उठाएंगे या फिर ये जो रिमूव करेंगे जो मरे हुए जानवर होते हैं उनकी बॉडीज को, तो इन्हें यही काम करना पड़ेगा. इनको, इनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, और फिर उनके बच्चों को. ठीक है, दिस इज हाउ द कास्ट सिस्टम वाज डिजाइन, कि वो इस चीज से कभी बाहर ही ना आ पाए. और यहाँ पे ये सब करने, ये सब जब वो काम करते थे तब दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल. उनको अलाउ नहीं था कि ये जो लोग हैं वो अपर कास्ट लोगों के घर में एंटर करें या सेम विलेज वेल से पानी भी पी लें. जो गांव का जो सेम एक वेल होता है ना, कॉमन वेल होता है, उससे पानी भी नहीं ले सकते, और ना ही ये लोग मंदिरों में जा सकते थे. और इनके बच्चों को भी जब वो स्कूल जाते हैं तो अलाउ नहीं था कि वो अपर कास्ट
वाले बच्चों के साथ उनके बगल में बैठे। Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. और इसीलिए अपर कास्ट लोग इस तरीके से एक्ट करते थे इन अनटचेबल लोगों के साथ, जो छुआ नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बट ओके, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता उन लोगों के साथ, कि वो सेम राइट्स उनकी तरह एंजॉय ना करें। मतलब वो लोग जो अपर कास्ट लोग हैं वो विलेज वेल से पानी पी सकते हैं, पर ये लोग नहीं पी सकते। वो मंदिर जा सकते हैं लेकिन ये नहीं जा सकते। वो मस्त सीट पे बैठ के आराम से एक दूसरे के बगल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं पढ़ सकते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ग्रेटेस्ट लीडर रहे हैं इंडिया के। उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शेयर किया है, जो 1901 में उनके साथ हुआ था, जब वो बस 9 साल के थे। वो अपने भाई और कजन के साथ अपने पापा को मिलने गए हुए थे कोरेगांव में, जो कि अब मुंबई में है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक खड़े रहे लेकिन कोई नहीं आया। कम से कम 1 घंटा हो गया था। स्टेशन मास्टर आया उनसे पूछने के लिए, तो उसने उनसे उनकी टिकट मांगी, तो उन्होंने अपनी टिकट उसे दिखा दी। ठीक है, तो वो उनसे पूछा था कि तुम यहाँ टैरिड क्यों, तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? तो हमने उसे बताया कि हमें ना कोरेगांव जाना है और हम अपने पापा का वेट कर रहे हैं, लेकिन ना तो पापा आए हैं ना ही उनके कोई सर्वेंट्स आए हैं। बट दैट नीदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच टू कोरेगांव। तो अब हमें ये नहीं पता था कि हमें कोरेगांव जाना कैसे है। तो अम्बेडकर बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे उन्होंने कपड़े वपड़े पहने हुए थे, वेल ड्रेस चिल्ड्रन थे, और उनकी ड्रेस से कोई नहीं बता सकता था कि वो अनटचेबल्स के बच्चे थे। और स्टेशन मास्टर भी बहुत श्योर था कि ये तो ब्राह्मण चिल्ड्रन होंगे, एंड वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन व्हिच ही फाउंड अस। उसको बड़ा तरस आ रहा था इन लोगों पे कि अरे ये बेचारे बच्चे कब से खड़े हुए हैं, इनके घर से कोई नहीं आया और इनको कोई रिक्शा विक्शा काट वाट नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जैसे हिंदूज में काफी कॉमन है, तो उसने हमसे उनसे पूछा कि कौन है वो, हु आर वी, विच इज बेसिकली आस्क्ड देम देयर कास्ट। तो विदाउट अ मोमेंट थॉट, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बोल दिया कि वो महार हैं। अब महार वो कम्युनिटी थी जो अनटचेबल्स कंसिडर करी जाती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ये सुनने के बाद उस स्टेशन मास्टर का फेस स्टन हो गया, मतलब वो चौंक गया थोड़ा सा, एंड हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। उसके फेस पे एक अलग थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। ठीक है, वो ये देख सकते थे कि वो बहुत ओवर पावर हो गया था, उसको एक स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी थी, रिपल्शन की, अरे यार ये क्या है, ऐसे करके, है ना। और जैसे ही उसने उन लोगों का रिप्लाई सुना, वो दूर चला गया और अपने रूम में जाके बैठ गया, और ये लोग वहीं खड़े रहे जहां वो थे। 15 से 20 मिनट बीत गए और सन भी जा रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आया था अभी तक उनको लेने के लिए। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर आया, और वो भी, स्टेशन मास्टर भी जा चुका था, तो ये लोग काफी परेशान थे। ठीक है, और जो खुशी और हैप्पीनेस इन्हें शुरू में फील हो रही थी अपनी जर्नी के, वो जा चुकी थी, और अब एक फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस आ रही थी। कम से कम आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर आता है और उनसे पूछता है कि अब वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाए तो हम सीधे सीधे कोरेगांव चले जाएंगे, उसको हायर कर लेंगे, एंड इफ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट राइट अवे। और अगर अब वो ज्यादा दूर नहीं है, तो शाम हो रही है, तो अगर ज्यादा दूर नहीं है तो हम अभी जाना पसंद करेंगे। तो काफी बुलक कार्ट्स थे जिनको हायर के लिए लोग को अप्लाई करे थे, मतलब वो काफी बुलक कार्ट्स थे जो कि ये देख रहे थे कि कोई जा रहा है तो उसको ले चले, मतलब वो खाली थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अम्बेडकर ने स्टेशन मास्टर को बताया था कि वो महार हैं, तो ये जो शब्द था ये काफी सारे कार्ट वालों को पता चल गया था, और उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता था कि उनका जो कार्ट है वो पोल्यूटेड हो जाए, और अपने आप को वो नीचा नहीं दिखाना चाहते थे कि वो किसी ऐसी छोटी जाति के इंसान के पैसेंजर को लेके जाएंगे जो अनटचेबल क्लासेस से बिलोंग करता है। ये लोग डबल पैसा देने के लिए भी रेडी थे। अम्बेडकर वॉज रेडी टू पे double the money, he was ready to pay double the money, but उन्हें ये पता चला that पैसे भी काम नहीं आएंगे, और जो स्टेशन मास्टर उनके बिहाफ पे नेगोशिएट कर भी रहा था वो भी चुप खड़ा रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। ये स्टोरी हमें क्या बता रही है, भले ही आपके पास पैसा है, लेकिन अगर किसी ने पर्टिकुलर थॉट बना रखा है तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, उनके पास पैसा था, वो डबल पैसा दे रहे थे, भाई पैसे से कौन नहीं जाएगा, लेकिन पीपल वर नॉट गोइंग, ऑल बिकॉज ये अनटचेबल है। इन लोगों को बैठाएंगे अपनी गाड़ी में तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ये जो नोशन है ना, दिस इज व्हाट इज वेरी रॉन्ग। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कितना बुरा होता कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, कितना इंसल्टिंग होता, राइट। अगर आप ऐसे सेम सिचुएशन में होते तो क्या करते, अगर आपको कोई सेम सोर्स से वाटर नहीं पीने दे रहा है, जिस सेम सोर्स से सब लोग पीते, तो हाउ इंसल्टिंग दिस इज। ये स्मॉल इंसिडेंट ये शो करता है दैट एक सिंपल सा टास्क है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है,
कार्ट अवेलेबल नहीं हो रही है बच्चों के लिए, जबकि वो पैसे दे सकते हैं, तब भी कार्टमैन नहीं उनको लेकर के जा रहे हैं। द रीजन, डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में उनके साथ एक्ट किया जा रहा है, ऑल बिकॉज कि उनकी कास्ट एक डिफरेंट है। ठीक है, सो clearly as this story shows us, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. इस स्टोरी से हमें क्या पता चल रहा है बेसिकली कि जो दलित लोग हैं उनको सर्टेन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से तो मना किया ही गया है कि तुम ये जॉब नहीं कर सकते, तुम ये पढ़ नहीं सकते, तुम फलाना नहीं, तुम ठिकाना नहीं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी नहीं उन्हें दी जा रही है जो दूसरों को दी जा रही है। अगर वो बच्चे महार कास्ट से बिलोंग नहीं करते उस समय पे तो उन्हें ले जाया जाता बढ़िया एकदम अच्छे से, लेकिन ऑल बिकॉज कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको नहीं लेके जाएंगे, उन्हें नहीं बिठाएंगे अपनी गाड़ी में। Dr. Bhimrao Ambedkar, he is considered the father of the Indian Constitution and is also known as the leader of Dalits. ठीक है, उन्होंने बहुत सारे दलित्स के राइट्स के लिए फाइट किया। He has fought a lot for the community, दलित कम्युनिटी, and he was born into the महार कास्ट, जिसको अनटचेबल कंसिडर किया जाता है। महार बहुत ज्यादा पुअर थे, ठीक है, और वो कोई जमीन ओन नहीं करते थे, और उनके जो बच्चे हुआ करते थे उनको भी यही फोर्स किया जाता था कि वो वही काम करें जो उनके पेरेंट्स करते हैं। वो ऐसे स्पेसेस में रहते थे जो कि विलेज में नहीं थे, मेन विलेज में, और वो विलेज में आना भी उनका अलाउड नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर एक पहले इंसान थे अपनी कास्ट में से जिन्होंने अपनी एजुकेशन का कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी और इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए। उन्होंने दलित्स को इनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजें और उन्हें अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाएं ताकि वो इस कास्ट सिस्टम से मूव आउट कर पाए। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए थे सो दैट द दलित्स कुड गेन एंट्री इनटू टेंपल्स, उन्हें मंदिर में एंट्री मिल जाए दलितों को, और लेटर उन्होंने अपनी लाइफ में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो हिंदुइज्म से, ताकि एक ऐसे रिलीजन की तलाश में जो कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है। एंड डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पीपल। डॉक्टर अंबेडकर ये बिलीव करते थे कि दलित लोगों को लड़ना चाहिए इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और उन्हें एक ऐसी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी बनाने के टुवर्ड्स काम करना चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट सबको मिलती है, किसी एक या किसी दो को नहीं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, जो ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे फ्रीडम का, लोग एक और स्ट्रगल लड़ रहे थे उस समय पे। न केवल वो ब्रिटिशर्स से फ्रीडम का स्ट्रगल लड़ रहे थे, लेकिन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक स्ट्रगल ये भी लड़ रहा था अपना कि उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। दलित, विमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स, ये सब इनइक्वालिटीज के खिलाफ भी लड़ रहे थे जो उनकी डेली लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर रहे होते थे। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. विमेन्स ने ये डिमांड किया कि उनको उतना ही अधिकार मिले एजुकेशन का जितना आदमियों को मिलता है। जो पीजेंट्स थे उस टाइम पे, जब लैंडलॉर्ड उनसे ज्यादा टैक्स वसूल करते थे, पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने क्या फाइट किया कि उनको ये जो मनी लेंडर हैं इनकी ग्रास्प से बाहर निकाला जाए जो इनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जब इंडिया एक नेशन बना 1947 में, तो हमारे जो लीडर्स थे वो काफी कंसर्न थे अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट करती थी। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था भारत का, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स हैं जिससे हमारा नेशन फंक्शन करेगा, उन्हें पता था कि इतनी सारी इनइक्वालिटीज हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस हो रहे हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। हाउ पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस। तो कई लीडर्स, उनमें से जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने भी ये सब लड़ा, ये सब देखा है अपनी जिंदगी में, ये स्ट्रगल्स देखे हैं और वो दलितों के अधिकार के लिए लड़े भी हैं। तो इन लीडर्स का एक विजन था, एक गोल था कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो इंश्योर करेंगे कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं वो सब इक्वल कंसिडर हों। This equality of all persons is seen as a key value that unites all Indians. ये इक्वालिटी ही एक की वैल्यू की तरीके से कंसिडर की जाती है जो कि सारे इंडियंस को यूनाइट करके रखती है। Everyone has equal rights and opportunities. सबकी equal rights और equal opportunities हैं, and untouchability is seen as illegal and as a crime. Untouchability को अब हम एक illegal crime की तरीके से ट्रीट करते हैं जो कि legally abolished by law हो चुकी है। Untouchability is not at all practiced now and it is illegal. ठीक है, people are free to choose the kind of work they want to do.
गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल द पीपल एंड इन एडिशन अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने गवर्नमेंट पे प्लेस कर दी है कि वो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स ले ऐसे जिससे कि राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड मार्जिनल कम्युनिटीज भी बनी रहे। ठीक है, ये जो राइटर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी रिस्पेक्ट किया डाइवर्सिटी को और उन्हें पता था कि एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट रहेगा ये इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि उन्हें डाइवर्सिटी की इज्जत करनी पड़ेगी, सब लोगों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उन्हें यह लगा कि अगर लोगों के पास फ्रीडम होना जरूरी है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकें, अपनी भाषा बोल सकें, जो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो कर सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें फ्रीली। उनका कहना था कि कोई एक भाषा, एक रिलीजन, एक फेस्टिवल सब लोगों के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए एंड दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। उनका कहना ये था कि सरकार को सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना होना है, मतलब इक्वली ट्रीट करे वो। तो देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री, इसलिए भारत एक सेक्युलर कंट्री बन गया जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग फेथ के लोग आपस में रहते हैं एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर। Everybody has the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। क्या आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा? नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक लीगलाइज्ड राइट है सब लोगों के लिए। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी। हमारा जो एक साथ रहने वाली फैक्टर है ना, उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है कि हम सब लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट भी करते हैं। दो These ideals are enriched in our constitution. Of course ये ideals हमारे constitution में तो हैं, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि inequalities अभी भी exist करती है। Equality एक value है जिसके लिए हमें स्ट्राइव करना पड़ेगा, यानी कि लड़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लोगों के स्ट्रगल और उनके पॉजिटिव एक्शन और गवर्नमेंट का पॉजिटिव एक्शन नेसेसरी है ताकि ये जो इक्वालिटी है वो इंडियंस के लिए एक रियलिटी बन पाए। दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। यही था इसमें बेसिकली। एक क्विक रिविजन अगर हम करें तो कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना। हमने पहले क्या देखा कि इंडिया में बहुत तरीके के रिलीजन्स माने जाते हैं। 8 मेजर रिलीजन्स है इस दुनिया में और इंडिया में सारे 8 मेजर रिलीजन्स है इंडिया में और 8 मेजर रिलीजन्स है दुनिया में और इंडिया में सारे प्रैक्टिस किए जाते हैं। 1600 लैंग्वेजेस हैं जो लोगों की मदर टंग है, 100 ऑफ डांस फॉर्म है और कई लोग जो हमसे अलग लगते हैं हम उनके बारे में क्या सोच लेते हैं, एक अलग तरीके का ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं और अगर हमारा ओपिनियन हमेशा ही नेगेटिव है तो उस ओपिनियन को कहा जाता है प्रेजुडाइज। ठीक है। स्टीरियोटाइप्स, वही बात है कि हमने मान लिया कि कुछ पर्टिकुलर तरीके के लोग तो इस पर्टिकुलर तरीके के ही होते हैं, तो वो हो गया हमारा स्टीरियोटाइप, जब हम लोगों को एक ही इमेज में फिक्स कर देते हैं। ठीक है। इसी के साथ इसी वजह से डाइवर्सिटी भी डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है। ये रह गया। अच्छा एक सेकेंड, देखो कॉमन स्टीरियोटाइप क्या था मुस्लिम लोगों के बारे में कि वो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन स्टडीज में ये पाया गया कि ये रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम है। मुस्लिम लोगों में जो पॉवर्टी है वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करती हैं या फिर कुछ सालों बाद ड्रॉप आउट कर देती हैं। जहाँ पे भी एफर्ट्स बनाए गए कि पुअर लोगों तक एजुकेशन पहुंचे, मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत हाई इंटरेस्ट शो किया है लड़कियों को पढ़ाने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है स्टेट ऑफ केरला में, जहाँ पे स्कूल और घर का डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, गुड गवर्नमेंट बस सर्विस थी, टीचर्स थे जो कि स्कूल पहुंचते थे रूरल एरियाज से और टीचर्स थे जो रूरल एरिया में स्कूल्स में पहुंचते थे और ओवर 60% ऑफ टीचर्स विमेन थी। तो ये सारे फैक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मदद करी है चिल्ड्रन को जो भी पुअर फैमिलीज से बिलोंग करते थे इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स कि वो स्कूल को अटेंड करें। तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि पॉवर्टी not religion, poverty was the reason, religion was not the reason कि जो मुस्लिम गर्ल्स थी उनका नॉन अटेंडेंस हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है। फिर यहाँ हमने देखा कि कैसे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लोगों को डर्टी और इम्प्योर कंसिडर किया जाता है। कास्ट सिस्टम और कम्युनिटीज किस तरीके से प्लेस कर दी गई हैं कि ये फलाना अपर कास्ट है, ढिकाना लोअर कास्ट है। ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखा। अच्छा ये भी रह गया, दलित एक ऐसा टर्म है जहाँ पे जो लोग अपने आप को लोअर कास्ट में बिलोंग करते हैं वो अपने आप को दलित बोलते हैं, वो अपने आप को दलित टर्म से कॉल आउट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो प्रेफर दिस वर्ड क्योंकि अनटचेबल का मतलब अछूत, लेकिन दलित का मतलब वो होता है जिसे तोड़ा गया है, जो ब्रोकन है। ठीक है। सो दिस इज अ वर्ड दैट शोज द प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित।
कि दलित हैव बीन ब्रोकन, और गवर्नमेंट इन लोगों को बोलती है शेड्यूल कास्ट विच इज एससी, विच यू मस्ट नो, ठीक है। अब यहाँ वही कि कास्ट रूल्स नहीं अलाउ करते हैं लोगों को कि वो किसी और तरीके का काम करें। फिर एक स्टोरी दी हुई है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कि किस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था जबकि उनके पास पैसे वैसे सब थे। अब स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी यहाँ पे कि किस तरीके से लोग ब्रिटिशर्स से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन एक और लड़ाई चल रही थी उनकी, वो इक्वली ट्रीट भी होना चाहते थे। उसके बाद जब इंडिया एक नेशन बना तो लोग हमारे जो नेशन बिल्डर्स थे, जो लीडर्स थे, वो काफ़ी कंसर्न थे अबाउट दिस फैक्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट्सेट्रा। तो लीडर्स ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा चीज़ रखा, ऐसे लॉज बनाए ताकि सब लोग कंसिडर हो जाए इक्वली, ठीक है। अनटचेबिलिटी को इलीगल कर दिया, ठीक है, अबॉलिश बाय लॉ, और कोई एक लैंग्वेज, कोई एक रिलीजन, कोई एक फेस्टिवल सब पे नहीं थोपा, इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाया। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर यूनिटी एज वेल कि हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो आइडियल्स थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनरिच्ड हैं। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पता चलता है कि भले ही ये आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनरिच्ड हैं, इवन आफ्टर दैट अभी भी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और हमें धीरे 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 करके इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज देखो तो वो क्लियरली बोलता है कि ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सारे इंडियंस को एंटाइटलमेंट है, सारे इंडियंस को अधिकार है कि उन्हें स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी मिले। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में विच आई रियली लाइक। देखो, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स। इन स्टेटमेंट्स को एक ऐसे तरीके से मैच करो जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है। लुक एट दिस। Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a phone call on a mobile. मतलब one of them made a call on mobile phone. दो सर्जन एक साथ बैठे हुए थे जिसमें से कि एक ने घर पे फोन किया। दो सर्जन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? दो सर्जन मेल बैठे हुए थे, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचेंगे कि सर्जन थे, अच्छा दो डॉक्टर, मेल डॉक्टर बैठे होंगे, लेकिन टू स्पीक विद हर डॉटर, surgeon can be male or female, anybody who had just returned from the school. The boy who won the drawing competition went to dais on a wheelchair to collect his prize. एक लड़का जो ड्राइंग कंपटीशन जीता था वो कहाँ गया? डाइस पे गया, एक व्हीलचेयर के साथ। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान का दिमाग बहुत अच्छा है, व्हाट वी मस्ट बी थिंकिंग कि अरे ये तो फिजिकली भी बहुत अच्छा होगा। दैट इज नॉट द थिंग ना। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया का फास्टेस्ट एथलीट किससे सफर कर रहा है? क्रॉनिक एस्थमा से सफर कर रहा है। She was not that well off but had a dream to become an astronaut. वो बहुत ज़्यादा well off नहीं थी, मतलब वो बहुत अच्छे घर से नहीं आती थी, लेकिन उसका एक सपना था एस्ट्रोनॉट बनने का, और वो बनी। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे अंदर के स्टीरियोटाइप्स को दिखा रही है। जैसे कि अगर कोई पुअर है तो हम नहीं मानते कि वो एक अच्छी जॉब को ले पाएगा आगे चल के, या ले पाएगी, है ना। फास्टेस्ट एथलीट है, बहुत तेज, अच्छा भागता है, बहुत फास्ट है, लेकिन उसे फिर भी क्रॉनिक एस्थमा है, ठीक है। जो लड़का है उसने ड्राइंग कंपटीशन जीता, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, बट ही वाज स्टिल ऑन अ व्हीलचेयर। और अगर हम किसी इंसान को व्हीलचेयर पे देख लेते तो क्या मानते हैं? अरे यार पता नहीं दिमाग से सही होगा कि नहीं होगा। दो सर्जन कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, बट स्टिल भी फर्स्ट थॉट क्या होता है हमारा कि ये तो कोई मेल होगा। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज व्हाट आर द स्टीरियोटाइप्स। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई थिंक यू शुड जस्ट रीड दीज क्वेश्चंस वंस, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही थी और क्या हम उसकी बात को समझ पाए हैं या नहीं। See, how can the stereotypes that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? लड़कियां एक बोझ होती हैं, ये किस तरीके से अफेक्ट करता है उनकी लाइफ को? एक ऐसी सिचुएशन देखो जहाँ पे एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो कि दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव इन अ वे दैट द डॉटर्स आर ट्रीटेड इन देयर हाउस। क्या हो सकता है? उनको ज़्यादा उनके खर्चे पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या कहेगा ये तो बोझ हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, राइट? What does the Constitution say with regard to equality? Constitution क्या कहता है इक्वालिटी के रिगार्ड में? And why do you think that it is important for all people to be equal? इक्वालिटी की जरूरत है क्यों? क्या जरूरत है सब लोगों को इक्वल होने की? Sometimes people make prejudiced comments in our present. कई बार होता है कि हम वहीं पे बैठे और लोग prejudicial comment बोल देते हैं, और कई बार हम इस पोजीशन में भी नहीं होते कि हम कुछ कर पाएं इस बारे में। तो एक एक्टिविटी है यहाँ पे which I don't know, you should not do this. I mean, this is not necessary. You can skip this. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार जब लोग रिमार्क्स बना देते हैं यहाँ पे एक दूसरे के बारे में, तो हमें उन्हें टोकना चाहिए जहाँ पे हम टोक सकते हैं। वी शुड डू दीज थिंग्स, राइट?
सो दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद हम यूनिट 2 शुरू कर देंगे गवर्नमेंट वाली। अभी फिलहाल इतना ही था। इफ यू वांट द नोट्स आई विल मेक द नोट्स एंड गिव इट टू यू, बट यू विल हैव टू लेट मी नो कि हाँ भी हमें नोट्स चाहिए अभी, तभी आई विल बी मेकिंग देम, ठीक है। और रीडिंग की अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज आई हैव मेड श्योर कि हम इसमें से कुछ भी स्किप ना करें, तभी मैं दोबारा रिवीजन करने पे भी वो रखती हूँ, थोड़ा सा बिलीव कुछ रह जाता है, तो वी जस्ट गेट टू नो दिस। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, बट इफ़ यू वांट वी कैन डू दैट ऑल्सो। अब इसके बाद हम यूनिट 2 शुरू कर देंगे गवर्नमेंट वाली, उसके 2 चैप्टर, एंड देन आगे आई थिंक देयर आर 3-4 more chapters. We will complete this NCERT by this first week, and then we can start chapter 7th ka NCERT. This is all that I have for you people. Thank you so much for being here. If you need anything, let me know. Let me again write a thank you for you. ठीक है, thank you so much. Take care. Have some good rest. Study well. Bye bye.